जी। अब फिगर्स पोस्ट करके देखते हैं बैलेंस होता है या नहीं होता। उसूल याद रखना है, लीज रिसीवेबल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? सारी लीज में नेट इन्वेस्टमेंट, इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स फेयर वैल्यू पे, हाँ इसको कल थोड़ा सा छेड़ेंगे, लेकिन वो एक रूल लगाना है बस, ठीक है। आएगी यही चीज़ अल्टीमेटली कुछ एक दिन तो। फिर इन्वेंट्री कॉस्ट से क्रेडिट होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल भी कॉस्ट से ही डेबिट कर रहे हैं आज, कल देखेंगे कोई छोटा सा चेंज एक आना है। बहरहाल फिलहाल बेसिक तो जेन में बिठाए ना, ठीक है। लीज रिसीवेबल हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा? नेट इन्वेस्टमेंट पे। और सेल्स हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगी? फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट तो एंट्री होती है कॉस्ट, ठीक है। अब प्लेस करके देखते हैं जी फिगर्स। लीज रिसीवेबल क्या है जी? 640। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट कितनी है? 500। सेल फेयर वैल्यू कितनी है? और इन्वेंट्री देखो बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस ही है। और ये कल जो एक दो चीज़ें नहीं डालेंगे तब भी बैलेंस ही रहेगी, तरीका ही ऐसा होगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये एंट्री है हमारी। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल आ जाए तो पहली एंट्री ये हो जाएगी बस, बाकी सब सेम, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है। सही है। इस एंट्री का फायदा ये होता है ना, इधर सेल रिकॉर्ड हो जाती है, ये तो हो गया ना लीज रिसीवेबल, इन्वेंट्री किताबों से निकल गई, एसेट गया। लेकिन ये एसेट इसका पीपीई नहीं था ना, इसने फॉर सेल रखा होता है बनाने वाला, तो इसकी इन्वेंट्री से निकल गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ और उधर लीज रिसीवेबल्स ने रिकॉर्ड कर लिया। ये एंट्री का फायदा क्या होता है? ये जीपी रिकॉर्ड करवा देता है, सेल भी रिकॉर्ड की प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड की हमने, तो जीपी आ गया वहाँ पे, ओके सही है। अच्छा उसके बाद भाई सब वैसे ही 31 दिसंबर 2005 पर आए, कैश डेबिट कितने से डेबिट? 200 से कैश डेबिट। लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 91 से। और इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल नहीं, रिसीव हो गया सारा, ठीक है। कितना? फिर डेप्रिशिएट करेंगे, किसको डेप्रिशिएट करें? नहीं किसको करेंगे वैसे? हाँ एसेट ही कोई नहीं हमारे पास, वैसे ही इन्वेंट्री थी, वो तो पहले भी नहीं हो रही थी डेबिट। चलें फिर अगले सवाल, अगले साल की एंट्रीज फटाफट कर दें। अच्छा डराने के लिए भी नहीं कह सकता एंट्रीज। जी बेटा ये एंट्रीज कर दें 6 की। ये एंट्री कैसे बनी है समझ आ रही है या फिर समझाऊं? हैं? यही एंट्री करेंगे हम। अवल तो खुद बता देगा वरना असम्पशन यही है। अच्छा जी पहली एंट्री होगी, फिर तो एक ही एंट्री हुई 31 दिसंबर 16 पर कैश डेबिट 200, लीज रिसीवेबल क्रेडिट 107, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 93। दिस इज एज इजी एज दिस। रोज पढ़ने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, निस्बतन आसान लगेगी उनको, यार FA2 तो आसान है, रोज पढ़ना जरूरी है उसके लिए। चीज़ें ज़्यादा बहुत हैं छोटी छोटी, लेकिन ज़्यादा बहुत है, तो जब ये इकट्ठी होती हैं तो बंदा कहता है कख नहीं जानता मैंने,
सब भूल गया मुझे, 1 2 3 पागल हो जाते हैं। चले नोट शोट कल बनाएंगे, फिलहाल हाँ आज कहाँ, आज नहीं जान देंदा मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें जी, 2005 और 6 का बनाएं जी। उसके बाद बैलेंस शीट, अब आप रोला ना पाना, बैलेंस शीट सिर्फ डाल लें 31 दिसंबर 5 की, इधर 6 की रहने दें। चलो आपने कहना हमने उसका एजुअल नहीं बनाया हुआ, चलो लेकिन 1 मिनट लगाना, ज़्यादा नहीं। जी बच्चों, सेलिंग प्रॉफिट जिसको जीपी भी कहते हैं, प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, सेलिंग प्रॉफिट। अब 2 जगह पे सेलिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी कैसे निकलता है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये सेल और कॉस्ट ऑफ सेल आपको 2 जगह नज़र आ रही है, कहाँ कहाँ भला, फर्स्ट एंट्री में और वो वर्किंग वन में भी। अब पर्चे के अंदर वर्किंग वन वाले से एंट्री करोगे, सेलिंग प्रॉफिट निकालोगे, सेलिंग प्रॉफिट वर्किंग वन वाले से निकालोगे या एंट्री वाले से, कभी भी नहीं, वर्किंग वन वाले को कभी भी नहीं यूज़ करना, हमेशा आपने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल यूज़ करना है इधर से, एंट्री में से। अब इसका बेटा वो अगली बात पता लग जाएगी, फिलहाल ये याद रखो, ठीक है ना। कल के सवाल में वहाँ वाली सेल कॉस्ट ऑफ सेल से सही जीपी नहीं निकलेगा, यहीं वाली से निकलेगा। फ़र्क क्या होगा वो कल आएगा तो बताऊंगा ना, ठीक है। तो फिर एंट्री ना मांगी हो तो कर लेना, या जब सिखा दूंगा तो वो काम कर लेना, ठीक है, ओके। ये याद रहेगा, आज एक स्टेप है ना, एक स्टेप ये आज के जीपी निकालना है सेल कॉस्ट ऑफ सेल करके, लेकिन उसको वर्किंग वन में से नहीं उठाना, बल्कि जर्नल एंट्री वाले सेल और कॉस्ट ऑफ सेल को उठाना है। कल ये बदलेगी थोड़ी सी है, ये फिगर थोड़ी सी बदलेगी, ओके ठीक है। अच्छा तो वैसे आज तो सेम है 640 माइनस, लेकिन उसूल तो आज ही बनाया ना, कितना जी 140, और हर साल ये आता रहेगा, एक बार सेल हुई एक बार प्रॉफिट आ गया। ये फ़र्क भी है, 2 तरह का प्रॉफिट कमाएगा मैन्युफैक्चरर लेसर, एक सेलिंग प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट इनकम। सेलिंग प्रॉफिट एकदम से सारा, और इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ। तो इंटरेस्ट इनकम, अब 5 वाले साल की इंटरेस्ट इनकम देखो किधर है, ये 1 जनवरी 5 से 31 दिसंबर 5 तक, ये 109, और 6 की ये 1 जनवरी 6 से 31 दिसंबर 6 तक 93। ऐसे ही देखा करो, हर बार रिवाइज किया करो, पर्चे में फिर फ़ायदा देती हैं ये बातें जी। 109 और 93। उधर बना लेनी चाहिए थी बैलेंस शीट इनकम, चलो कल फिर बना लेंगे ज़रूरत पड़ी तो। जी बच्चों, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में लीज रिसीवेबल आएगा, और करंट एसेट्स में इसका करंट पोर्शन आ जाएगा। और जब भी ये काम करना हो, आपको पता है हमने अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी होती है, ठीक है। आज के बाद लाइन ऐसे लगा लिया करो, बस ये लाइन है, ये लाइन है, इससे नीचे ये करंट और ये नॉन करंट। पर्चे में आप सोचते होंगे ना लाइन कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, स्केल रख लेना,
ठीक है, स्केल से ऊपर सब पेड, नीचे पेएबल, ठीक है जी। तो करंट पोर्शन क्या है? करंट पोर्शन है 107 और नॉन करंट 442। ठीक है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर, बस। ज़्यादा क्यों बनाया कह रहे हैं? मॉडर्न स्केजुअल नोट बना के क्या हुआ, बना दिया उसने। हाँ, सही कह रहे हैं ना। कल फिर हम बैठेंगे और ये देखेगा सुकून से हम बना रहे होंगे, हैं? अच्छा जी, एग्जाम्पल 1 2 3 6 कर ली हमने। एग्जाम्पल 5 के साथ होमवर्क लिखें, जहाँ वो 6 एग्जाम्पल्स नहीं की थी, एग्जाम्पल 5 के साथ लिखे होमवर्क। पेज नंबर 46 के एंड से शुरू हुई थी। एग्जाम्पल 1 2 3 कर ली थी, बोलो, और 6 भी। 4 को रहने दो 5 होमवर्क में। मुझे पता है आप कह रहे हो कि ये वही सवाल है, किया हुआ तो है, दिखाया था अभी। कर लोगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी ज़रा, ओके। उसके बाद पेज 89 पर ही इस सवाल से ऊपर एक सवाल आपको नज़र आ रहा है, एवोकाडो ट्रीज लिमिटेड। ये आपका होमवर्क है, आज वाला काम रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स 5 उनमें से 4 को रहने दें, फिलहाल 5 होमवर्क में कर लें। और पेज नंबर 89 पर ही यहाँ जो एप्पल बी वाला सवाल करते हैं, इससे ऊपर वाला सवाल आपका होमवर्क होगा, ठीक है। अच्छा जी, आप कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो ज़रा कर लें। 5-1 मिनट की एक इंटरेस्ट की डिस्कशन है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको भी क्लोज़ कर देंगे पार्ट को, और फिर इंशाल्लाह अपना सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। उसमें फिर डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है, डिस्काउंटिंग की मज़ीद प्रैक्टिस करनी है या इस 38 वाला सवाल, तो इट डिपेंड्स। देखते हैं, दोनों काम भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो एक का प्लान करूँगा। ज़रा ये डिस्कशन पहले कर लें। जहाँ क्लस्टर पड़ा हो ना इन कॉन्सेप्ट्स का, तस्वीरें उठाना आसान रह जाती ना, वहीं पे कहीं पे जाके लेके लेते हैं। कहीं पे इंटरेस्ट रेट वगैरह की डिस्कशन हो ना, उसके यहाँ पर ही है, ठीक है। चलें जी, यहीं पर ही देख लेते हैं फिर। अच्छा जी, अब माशाल्लाह से आपने 3 तरह की लीजेस पढ़ ली हैं, लेसी, फिर लेसर, और फिर मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर। अब इंटरेस्ट रेट इन तीनों के केस में कौन कौन सा यूज़ करना है, ये देखते हैं जी। सबसे पहले लेसर की बात करते हैं, जो कि सिंपल है, सिंपल लेसर। ये इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट भी खुद करता है। असल में इम्प्लिसिट क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। ये उसी को यूज़ करेगा हमेशा, ठीक है। इम्प्लिसिट इसको पता होता है, इसका अपना होता है ये रेट। छुपा हुआ इसको इसलिए कहते हैं कि ये किसी को बता नहीं रहा होता, अगर ना बताना चाहे तो छुपा सकता है, ठीक है। होता क्या है, मिसाल के तौर पे 7 लाख का एक एसेट ख़रीदा, आउटफ्लो हो गया लेसर का, ठीक है। उसके बाद लेसर ने कहा अब इसको मैं किस्तों पे दूंगा, और किस्त बना दी इसने 2-2 लाख की। कितनी, 5 कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मामला कुछ ऐसा है,
थोड़ी सी शक्ल बन जाए ना आपकी। अच्छा जी, आउटफ्लो 7 लाख का हुआ, किस्तों के ऊपर उसने ये एसिड दे दिया, ठीक है। अब देखना चाहें कि इसने कितना इंटरेस्ट कमाया है, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है IRR का, एक्सेल में मौजूद है, ठीक है जी। और आपको नहीं निकालना पड़ेगा, कोई रह तो नहीं गया, रह गया, एक रह गया। चल जा यार, ऐसे ना कर भाई। IRR डन जी। ये ज़ीरो इसको बस नज़र आ रहा है, ये अगर इसको आप लगाएंगे तो बताएगा 13%, ठीक है। आप कहोगे जी इसको हमने ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज यहाँ से मिल जाएगी आपको 13.2। इसको मज़ीद आगे ले जाएं तो बताएगा आपको, जिस तरह के रेट अक्सर दिए होते हैं थोड़ा लंबे लंबे करके, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है 13.2% इसने इस पर कमाया है, ठीक है। अब ये IRR जो है ये लेसर कैलकुलेट करता है, चीज़ कितने में पड़ी है ये भी लेसर को पता होता है, फिर उसका एक अपना टारगेट होता है, ये उसको रखता है उसमें, ठीक है ना। तो किस्तों उस हिसाब से बना रहा होता है, बात समझ आ रही है। अब ये लेसर का छुपा हुआ रेट होता है, ठीक है ना, लीज के अंदर ये उसका छुपा हुआ रेट होता है। अब उसको तो पता है उससे तो क्या छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट रेट। लेसर इसी को ही यूज़ करता है। जब भी लेसर का सवाल आएगा, कितने भी रेट दे दे, सिंपल लेसर का सवाल है तो आपने कौन सा रेट इस्तेमाल करना है, लेसर का इम्प्लिसिट रेट। अच्छा, अगली कैटेगरी अभी अभी हमने पढ़ी कि वो तो सादा लेसर था, तिलों वाला लेसर कौन सा होता है, मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर के बारे में जी क्या कहते हैं आप, क्यों कर लें, बल्कि जी लेसर है, ये भी लेसर है, ये भी लेसर है, लेकिन वो सिंपल था, ये मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर है, ठीक है। तो अगर लेसर ही हो लेकिन सिंपल ना हो तो उसके बारे में स्टैंडर्ड कहता है, अभी इसकी लॉजिक नहीं सोचनी, अभी सिर्फ आज इसको याद कर लेना, ठीक है। हायर ऑफ, या तो इम्प्लिसिट रेट यूज़ करो या मार्केट इंटरेस्ट रेट, अगर दोनों में फ़र्क है ना तो दोनों में से जो हायर है वो यूज़ करो, लॉजिक विल कम इंशाल्लाह, ठीक है। तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट, दूसरा मार्केट इंटरेस्ट रेट। जी, तभी तो आपको, वरना एक ही दे तो फिर आपका कौन सा टेस्ट है। अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया था, तभी तो ऐसी चीज़ पढ़ाई नहीं थी, आप पूछ रहे हैं। अब जब पढ़ा लिए तो अब आइंदा जो सवाल आएंगे उनके अंदर अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल होगा तो दो। अच्छा, अगर एक दिया तो फिर तो है जो एक, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। मसला तो तभी आना है जब आपको सवाल के अंदर मार्केट इंटरेस्ट रेट दे दें और वो सिंपल लेसर का सवाल हो, तो आप ये करोगे नहीं, फिर इम्प्लिसिट लोगे, याद रखना। ये हायर वाला केस कब करोगे, जब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो, ओके। बातें बढ़ती जा रही हैं सर, याद रखने वाली, उफ। नेक्स्ट है जी आपका फेवरेट लेसी, जहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया था। अच्छा, अब लेसी जो है ना, लेसी वो अब लेसर के पास जाएगा, कहेगा भाई लेसी भाई, लेसी भाई, भाई नहीं प्लीज़, भाई नहीं, मुझे अपना छुपा हुआ रेट तो बता दे। वो कहेगा हाँ ये ले लो यार, हर लेसर एक जैसा थोड़ा ही होता है। वो कहेगा ले लो, ले जाओ। तो लेसी क्या करेगा, यूज़ करेगा लेसर्स, लेसर्स उसका अपना कोई नहीं है, ठीक है, लेसर्स इम्प्लिसिट रेट। और ये कौन उसको बताएगा, लेसर ही बताएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन हर लेसर इतना अच्छा भी नहीं होता, जाहिर सी बात है, ये ट्रेड सीक्रेट है भाई उसका, वरना हर कोई ही लीज पे एसिड देना शुरू कर दे मुनाफे देखकर, है जी। तो इसका ट्रेड सीक्रेट है, तो हर लेसर इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमारा जो लेसी था वो लेसी गया लेसर के पास, उसने कहा लेसर भाई नहीं बता दे यार, ठीक है। उसने कहा चल भाग निकल यहाँ से,
कोई रेट शेड नहीं है, ये पकड़ अपना एसेट किसने जमा करानी है। तो बट इफ lessee do not know क्या नहीं पता उसको, अब इतना कौन लिखे दिस, बट इफ lessee do not know this he will use his own implicit rate नहीं, स्टैंडर्ड कहता है his own incremental borrowing rate, his own incremental borrowing rate। अब ये क्या होता है अभी समझाता हूँ, ज़रा लिख लें एक बार, incremental borrowing rate। आई कैप ना सवालों के अंदर ऐसे बोछाड़ की होती है रेट्स की, तो वहाँ पता होना चाहिए ना कौन से सवाल में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, किसने क्या करना है किसने नहीं। ठीक है जी। अब पहले तो ये याद कर लो कि किसने क्या यूज़ करना है, फिर मैं बताता हूँ इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले ये याद कर लो इंटरेस्ट की जो डिस्कशन है वो क्या है जी। इंटरेस्ट रेट, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है तो आपने हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट इंटरेस्ट रेट लेना है। अगर दो होंगे जाहिर सी बात है, तो नहीं तो फिर जैसे हमने सवाल अभी तक लेसर के, ये मैन्युफैक्चरर का एक सवाल किया लेसर का, कोई और रेट नहीं तो बस ये यूज़ कर लिया, लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट, और अगर सादा लेसर है तो इम्प्लिसिट रेट, और अगर लेसी है तो वो भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट ही यूज़ करेगा अगर लेसर बता दे। और अगर लेसी को नहीं पता, नॉट नोन, इट इज़ नॉट नोन टू लेसी, तो ऐसी सूरत के अंदर लेसी अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया। पर्चे के अंदर ना आई कैप ने एक दो बार ऐसा किया है, इम्प्लिसिट रेट भी दिया, लेसर और लेसी का सवाल दोनों एक ही में कहा था, दोनों का सवाल कर दो लेट से। ठीक है, तो लेसर का इंक्रीमेंटल रेट दे दिया और साथ एक लाइन डाल दी, बट दिस इज नॉट नोन टू लेसी एंड लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज इतने %। अब बच्चे कह रहे हैं जी वो लेसी को नहीं पता, तो क्या वो हमें तो पता लग गया, हमें तो पता लग गया, फटाफट जनाब यूज़ किया और सवाल करके आ गए। अल्लाह के बंदो, लेसी को कह रहे हैं नहीं पता, ठीक है, तो तुम लोगों ने उसके बारे में जो सवाल कह रहा है वही समझना है कि उसे नहीं पता, तो अब कौन सा यूज़ करे, इम्प्लिसिट। तो इन रेट्स का पता होना चाहिए आपको। ओके, अच्छा जी, अब ये इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है समझ लेते हैं इसको छोटी सी एग्जांपल से। जी बेटा, क्या चीज़? वो मैंने ये कहा कि आई कैप ने एक सवाल दे दिया, उसके अंदर उसने इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी बताया लेसी का, और लेसर का इम्प्लिसिट रेट भी बताया। ठीक है, और सवाल में उसने लिख दिया लेसी का इंक्रीमेंटल रेट नहीं पता लेसर वाला, तो फिर आप कहोगे सवाल के अंदर लिखा हुआ तो मुझे पता लग गया, मैं तो यही यूज़ करूँगा। नहीं, लेसी को नहीं पता ना, तो लेसी की तरफ से जाके आप सोचो, सवाल के अंदर तो बेशक उसने लिख दिया, क्योंकि हो सकता है उसने वो सवाल दोनों तरह से करवाना हो, या हो सकता है यही चेक करने के लिए उसने दिया हो, लेकिन लेसी को ये इंक्रीमेंटल रेट नहीं पता जो हम बता रहे हैं आपको, तो लेसी ने क्या किया होगा, नहीं पता। ठीक है, सवाल आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल सॉरी इम्प्लिसिट। ठीक है, सवाल आएगा तो देख लेंगे। बहरहाल ये याद रखें, ठीक है, मैं शायद गलत बोल गया, माजरत, ये याद रखना है बस आपने। लेसर कौन सा यूज़ करेगा, इम्प्लिसिट, लेसी भी उसी वाला इम्प्लिसिट, लेकिन अगर ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट। अच्छा जी, लेसी साहब हैं, लेसी साहब की कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स हैं, कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स। पहला लोन है इनके पास, लोन 1 जो इन्होंने लिया था वो इनको मिला था लेट से 13% पर। अब दूसरा लोन लेने गए तो जाहिर है बैंक को कहेंगे हम आपके पुराने कस्टमर हैं, तो बैंक उनको ये 10-11% पे दे देगा। क्या ख्याल है ना, 10% पे। कुछ खुदा का खौफ करो, लोन है लोन, अगला लोन लेने जाएगा ना तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाएगा कस्टमर, ठीक है ना।
अगर अगला लोन लेने जाएगा तो बैंक उसे कहेगा आपको तो पहले भी लोन दिया हुआ है, आप तो ज़्यादा रिस्की हो गए हैं, सॉरी यार 15% आपसे लेंगे, ठीक है, लोन 2। अब तीसरे केस के अंदर लेसी को कोई लोन नहीं दे रहा, एक दरवाजे पे गया तो उन्होंने कहा 18%, दूसरे पे कहा तो उन्होंने कहा 18%, तीसरे में गया तो उसने कहा 18%, लोन नहीं लेना मैंने, उसने कहा मैंने लेना ही नहीं लोन, मैं तो लीज़ करवा लेता हूँ ऐसे। मैं क्या करवा लेता हूँ? लीज़ करवा लेता हूँ ऐसे। बात समझ रहे हो? अब लेसी ने एसेट लीज़ करवाने का सोचा है, लेकिन लेसी को इम्प्लिसिट रेट नहीं पता। अब उसका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट क्या है, 13% या 15%? ना 13% ना 15%। अगली बोरोइंग इसको कितने रेट पे मिलनी है? 18% पे। ये लोन अभी लिया नहीं है, ये लोन अभी लिया नहीं है, जो उस पे रेट मिल रहा है उसको, ये इसका क्या है? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। पर्चा छोड़ के बैंक ना चले जाना कि कितना रेट देना है तुमने उसको, आपको सवाल में गिवन होगा ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। बस होता क्या है ये समझा रहा था, ठीक है। तो लेसी क्या करता है, लेसी है ना, अगर ये एसेट को क्या करवा लेगा? लीज। अब लीज करवाएगा तो ये कहेगा जी मेरा इंक्रीमेंटल बोरोइंग, अगर मैं इंक्रीमेंटल बोरोइंग लूँ ना जी तो मुझे कितने में मिल रही है? 18% पे। लोन, ये वाला लोन अभी लिया नहीं, ओके। अगर लेने जाए तो कितने पे मिलेगा? 18% पे। तो ये है लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो अगर सवाल के अंदर वो यूं कह दे, या तो वो यूं कह दे कि दोनों रेट देकर कहे ये इंक्रीमेंटल, ये इम्प्लिसिट रेट है और लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ये है। अब आपको वो कह दे कि लेसी को इस इम्प्लिसिट रेट का पता नहीं है, तो आप कौन सा यूज़ करोगे उसमें से? इंक्रीमेंटल। आपको निकालना नहीं पड़ेगा, सवाल में गिवन होगा, पता ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसूल क्या बन गया? अब क्लियर हो गया जी। इंटरेस्ट रेट, लेसर सिंपल वाला इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेगा, मैन्युफैक्चरर डीलर हायर ऑफ इम्प्लिसिट या मार्केट रेट, और लेसी उसी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा, लेकिन अगर उसको ना पता हो तो अपना इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेगा। जिसका मतलब थोड़ा सा आपको समझाने की मैंने पता नहीं कैसी कोशिश की। ठीक है जी, चलें, ठीक है जी। अब होमवर्क मैंने पहले लिखवा दिया है, अब इस डिस्कशन को यहाँ क्लोज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।